मैंने पैसों के लिए स्पर्म डोनेट किया था और 5 साल बाद एक अरबपति सुंदर महिला कहती है कि मैं उसके बच्चे का पिता हूँ। 5 साल पहले ग्रेजुएशन के तुरंत बाद किन डोंग ने एक अस्पताल में 3000 युआन के लिए प्रीमियम स्पर्म सैंपल दिया था। 5 साल बाद राजधानी की अरबपति रानी शेन जुनियाओ अपनी 4 साल की बेटी के साथ किन डोंग के सामने आ जाती है। प्यारी, ये तुम्हारे असली पापा हैं। अध्याय 1, वह तुम्हारे पिता हैं। क्या जियाबाओ की हालत फिर से बिगड़ गई है? क्या तुमने उसके पिता को ढूंढ लिया है? राजधानी में शेन जुनियाओ ने चिंता भरी नजरों से अपनी असिस्टेंट की ओर देखा। अगर वे जल्दी ही अपनी बेटी के जैविक पिता को नहीं ढूंढ पाई तो उसकी हालत बिगड़कर ल्यूकेमिया में बदल सकती है, जो शेन जुनियाओ के लिए सहन करने के लिए बहुत बड़ा बोझ होगा। राजधानी की रानी के नाम से मशहूर इस महिला के सामने सेक्रेटरी ने घबराते हुए जवाब दिया, प्रेसिडेंट शेन, हमें एक ऐसा आदमी मिला है जिसकी जानकारी मेल खाती है। वह साउथ सिटी में रहता है और उसका नाम किन डोंग है। किन डोंग। शेन जुनियाओ खड़ी हो गईं और बोली, मेरे लिए तुरंत साउथ सिटी की फ्लाइट बुक करो, मुझे कल ही उससे मिलना है। दक्षिण शहर। अरे सुनो, खूबसूरत, लिफ्ट चाहिए? पैदल चलना कितना थका देने वाला है ना? मेरी बाइक देखो, 360 डिग्री पैनोरामिक सनरूफ, लेदर सीट्स, हवा खाने का सबसे बढ़िया तरीका। किन डोंग अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ एक गुजरती लड़की को खुशी खुशी आवाज लगाता है। उफ, कितना घटिया आदमी है। लड़की ने उसे हिकारत भरी नजर से देखा और आगे खड़ी पोर्शे में बैठ गई। यार, पैसे कमाना तो मिट्टी खाने जितना मुश्किल है। टैक्सी बाइक का धंधा हर दिन और कठिन होता जा रहा है। किन डोंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा और भी ज्यादा हताश महसूस करने लगा। अभी पिछले महीने तक वह एक फाइनेंस कंपनी का डायरेक्टर था, हर महीने 5 अंकों की कमाई करता था और उसकी एक खूबसूरत और हॉट गर्लफ्रेंड थी। एक गरीब परिवार से आने वाले आदमी के लिए यह जीवन की छोटी जैसा महसूस होता था, लेकिन उसकी किस्मत तब पलट गई जब वह एक प्रोजेक्ट में फेल हो गया और 10 मिलियन युआन से ज्यादा गंवा बैठा। वह बलि का बकरा बना दिया गया और उसे बाहर निकाल दिया गया। हालात और भी खराब तब हो गए जब पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही उसके बॉस के साथ चुपचाप संबंध बना रही थी और उनका ब्रेकअप भी बहुत बुरा हुआ था। अगर ये हालात न होते और उसकी एक्स और बॉस ने उसके बारे में बुरी बातें न फैलाई होती तो उसे अपनी इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट न किया जाता और वह आजीविका के लिए बाइक चलाने को मजबूर न होता। बस मेरी ही किस्मत खराब है, मैंने कौन से भगवान को नाराज कर दिया। किन डोंग बड़बड़ाता हुआ अपने किराए के कमरे की ओर लौट गया। जैसे ही वह अपनी मोटरसाइकिल से उतरा, उसने पास में एक रोल्स रॉयस खड़ी देखी, जिससे उसके कदम वहीं रुक गए। इतनी महंगी कार इस जर्जर जगह पर क्यों खड़ी है? उसी वक्त काले सूट पहने 2 बॉडीगार्ड और एक लंबी टांगों वाली महिला सचिव कार से बाहर निकले और आदर पूर्वक पीछे का दरवाजा खोला। एक महिला जो बेहद आकर्षक और ग्लैमरस कपड़ों में थी धीरे धीरे बाहर निकली। उसके हाई हील्स सबसे पहले जमीन पर पड़े। उसने काले रंग का चश्मा पहन रखा था। उसकी लंबाई 1.7 मीटर थी। बेटी बिल्कुल अपने पिता पर गई है। बिल्कुल सही, चिन डोंग ने हैरानी से कहा। क्या आप मुझसे मिलना चाहती हैं? 5 साल पहले आपने 9वें अस्पताल में शुक्राणु दान किया था, है ना? उसने सीधे पूछा। कैसे? आपको यह कैसे पता चला? आप कौन हैं? चिन डोंग स्तब्ध रह गया। उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी क्योंकि यह कोई गर्व करने वाली बात नहीं थी। कॉलेज से अभी अभी निकले हुए और किराए के पैसे तक न होने पर उसने एक अस्पताल का फ्लायर देखा जिसमें शुक्राणु दान के लिए मुआवजे का वादा किया गया था। उस समय उसके नमूने की गुणवत्ता और सक्रियता बहुत उच्च पाई गई थी, जिससे उसे सबसे अधिक मुआवजा मिला, पूरे 3000 युआन। चाहे मैं मानना न भी चाहूँ वह, लेकिन आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे मैं ढूंढ रही थी। कृपया मेरे साथ चलिए, शेन जुनियाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रुकिए, मुझे आपके साथ क्यों जाना चाहिए? उसने सतर्कता से पूछा। आखिर आप हैं कौन? उसके सवाल पूरा करने से पहले ही सचिव ने उसे 10,000 युआन नकद थमा दिए। किन साहब, चिंता मत कीजिए, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हमें बस आपको अपने साथ ले जाना है। यह सिर्फ आपके यात्रा खर्च के लिए है। यात्रा खर्च? किन डोंग हैरान रह गया। ये पूरी रकम मेरे लिए है? हाँ ठीक है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। किन डोंग ने पैसे लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। डरने की आखिर जरूरत ही क्या थी? आखिरकार वह एक महिला ही तो थी। आधे घंटे बाद वे एक निजी अस्पताल के स्वीट में पहुंचे। किन डोंग उनके पीछे पीछे चलता रहा, शेन जुनियाओ पर नजर रखते हुए। वह वित्तीय क्षेत्र में अमीर लोगों से मिल चुका था, लेकिन उसने कभी किसी में इतनी जबरदस्त मौजूदगी महसूस नहीं की थी। उसके भीतर जो शाही आभा थी वह पूरी तरह स्वाभाविक लगती थी। ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई दिखावा कर सके। हम अस्पताल क्यों आए हैं? कहीं वह मुझसे जबरदस्ती किडनी तो नहीं बिकवाने वाली? यह सोचकर किन डोंग बेचैन हो गया, लेकिन उसके पीछे खड़े 2 बॉडीगार्ड्स के कारण वह भागने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, एक डॉक्टर ने अभी अभी जांच पूरी की थी। मिस शेन, आपकी बेटी की हालत स्थिर है, लेकिन उसे जल्द ही सर्जरी की जरूरत है। वह अब होश में है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिए, डॉक्टर ने समझाया। धन्यवाद डॉक्टर, शेन जुनियाओ ने सिर हिलाया। मम्मी, हम कहाँ हैं? बिस्तर से एक कमजोर आवाज आई, जहाँ एक पीली सी 4 साल की बच्ची लेटी थी। शेन जुनियाओ का व्यवहार पूरी तरह से नरम पड़ गया जब उन्होंने प्यार से अपनी बेटी के गाल को सहलाया। जियाबाओ, तुम हमेशा अपने पापा से मिलना चाहती थी, है ना? मम्मी उन्हें यहाँ ले आई है। इस बार हम तुम्हारी बीमारी ठीक कर देंगे और उसके बाद न सुई लगेगी
लगेगी न दवा लेनी पड़ेगी। सच में? पापा कहाँ हैं? लड़की की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उसने चारों ओर देखा और आखिरकार उसकी नजर छिन-डोंग पर टिक गई। जब उनकी नजरें मिली तो छिन-डोंग एकदम ठिठक गया। उसे एक अजीब सी जानी पहचानी भावना महसूस हुई। मम्मी, क्या ये मेरे पापा हैं? लड़की ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, ये तुम्हारे पापा हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपनी बेटी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आप यूं ही बातें नहीं बना सकते। उसने सुना था कुछ लोग खोए बेटों का दावा करते हैं, लेकिन पहली बार उसने किसी को अजनबी पिता का दावा करते देखा। शेन जुनियाओ ने उसे घूरा। उसकी आवाज ठंडी थी। लेकिन आप ही उसके जैविक पिता हैं। ध्यान से देखिए, क्या आपको और ज़ियाबाओ में समानता नहीं दिखती? छिन-डोंग झिझके और फिर से उस छोटी लड़की को देखा। वाकई उसकी शक्ल सूरत उससे काफी मिलती जुलती थी, जिससे वह अजीब सी अपनापन की भावना भी समझ में आ गई। बहुत से लोग एक जैसे दिखते हैं, इससे कुछ साबित नहीं होता। और फिर ये पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। आंजा, मैं उसकी पिता कैसे हो सकता हूँ? यह सुनकर शेन जुनियाओ का चेहरा और भी गहरा हो गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सच में आप इसके लायक नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? छिन-डोंग ने झुंझलाकर कहा। खुद को अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन फिर जब उसने सोचा कि उसने उसे सिर्फ यात्रा के लिए 10,000 युआन दे दिए थे, वह जरूर बेहद अमीर होगी और शायद वह सच में उसके लायक नहीं था। अब आप जा सकते हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। सचिव ने तुरंत छिन-डोंग को बगल के एक खाली कमरे में पहुंचा दिया। अपनी बेटी को सांत्वना देने के बाद शेन जुनियाओ वापस आई। उसके हाथ में कुछ बालों की लटें थीं। 5 साल पहले मैंने अस्पताल में IVF करवाया था और ज़ियाबाओ को जन्म दिया। उस समय तुम्हारा सैंपल सबसे अच्छा था जो उनके पास था, लेकिन 1 साल पहले ज़ियाबाओ को एक गंभीर बीमारी का पता चला और अब उसे सर्जरी की जरूरत है। अगर यह बीमारी ल्यूकेमिया में बदल गई तो वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। उसने सब कुछ शांत और संक्षिप्त तरीके से समझाया। उसकी नजरें कभी भी छिन-डोंग से नहीं हटीं। छिन-डोंग एक बार फिर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने सच में पैसों के लिए शुक्राणु दान किया था। रुको, क्या तुम उसकी बीमारी के लिए मुझे दोष दे रही हो? यह असंभव है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। क्यों ना यह मानो कि समस्या तुम्हारी भी हो सकती है। क्या यह वाकई तुम्हारी चिंता है? शेन जुनियाओ ने भौहें उठाई। ठीक है, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? ये ज़ियाबाओ के बालों का सैंपल है। हम अभी पितृत्व परीक्षण कर सकते हैं, उसने जवाब दिया। छिन-डोंग एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार सिर हिला दिया। आधे घंटे बाद त्वरित परिणाम आ गए। छिन-डोंग ने रिपोर्ट देखी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। DNA परीक्षण 99% आनुवंशिक मेल की पुष्टि करता है, जिससे माता पिता और बच्चे के संबंध की पुष्टि होती है। उसका दिमाग ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। जैविक बेटी होने का अचानक खुलासा उसके लिए बहुत भारी था। कुछ कहना है? छिन-डोंग चौंक कर होश में आया और गर्वित शेन जुनियाओ की ओर देखा। उसने मुंह खोला, लेकिन बस कुछ ही शब्द कह पाया। तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं? अध्याय 2। पत्नी, ज़ियाबाओ को एप्लास्टिक एनीमिया है। सर्जरी के लिए उसे माता पिता के खून की जरूरत है। मेरा खून मेल नहीं खाता, लेकिन तुम्हारा खून उच्च मेल है। शेन जुनियाओ ने समझा। अपनी बेटी का स्वास्थ्य वापस पाने के लिए चुकाना एक छोटी सी कीमत थी। क्या? छिन-डोंग हैरान रह गया। उसने तो बस उसकी घमंडी सोच को तोड़ने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगी। तुम सच में मुझे 100 मिलियन दोगी? अपना खाता मेरे सहायक को दे दो। 50 मिलियन तुरंत तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उसने अधीरता से कहा। लेकिन सर्जरी जल्द ही करानी होगी। डॉक्टर ने कहा है कि शियाओबाओ की हालत अब और इंतजार नहीं कर सकती, वरना ऑपरेशन का सबसे अच्छा समय निकल जाएगा। जल्द का मतलब कितना जल्दी? आज रात। छिन-डोंग का मन डगमगाने लगा। वह तो बस एक आम आदमी था, जिसके पास न कोई रसूख था और न ही कोई जान पहचान। उसे पता था कि इस दुनिया में ऊपर उठना कितना मुश्किल है। 100 मिलियन के प्रलोभन के सामने आखिर कौन अपने आप को रोक सकता है? मैं मानता हूँ, लेकिन क्या मैं पहले बच्चे के साथ थोड़ा समय बिता सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं। ये रहा एक कॉन्ट्रैक्ट, ताकि दोनों में से कोई पीछे न हटे। इसे साइन कर दो और पैसे तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। शेन जुनियाओ ने सिर हिलाया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद छिन-डोंग अकेले अस्पताल के कमरे में गया। पापा, आप आ गए। शियाओबाओ बहुत कमजोर था, लेकिन उसे देखकर वह बहुत उत्साहित और खुश नजर आ रहा था। पापा, क्या आप मुझे नहीं चाहते? उसकी नजरें अपने ऊपर टिकी देखकर और उसे पापा कहते हुए सुनकर छिन-डोंग का दिल भी पिघल गया। यह उसका अपना खून था। उसका नन्हा और प्यारा चेहरा शेन जुनियाओ और उसके दोनों का खूबसूरत मेल था। वह निश्चित ही बड़ी होकर एक बेहद खूबसूरत लड़की बनेगी। शियाओबाओ, पापा तुम्हें देखने आए हैं। मैं तुम्हें कैसे नहीं चाह सकता? उसने अपने विचारों को समेटा और धीरे से उसके पास जाकर नरम स्वर में बोला। सच में? तो क्या आप मुझे गोद में ले सकते हैं? शियाओबाओ ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। बाकी सभी बच्चों के पापा उन्हें गोद में लेते हैं और मैं भी ऐसा चाहती हूँ। बिल्कुल, आओ, पापा तुम्हें गोद में लेंगे। छिन-डोंग ने अपने हाथ फैला दिए। हॉलवे से कांच के पार देखते हुए असिस्टेंट ने कहा, मिस शेन, काफी समय बाद शियाओबाओ को इतना खुश देखा है। हाँ, जब से वह इस साल थोड़ी समझदार हुई है, वह हर दिन अपने पापा को बुलाती है। शेन जुनियाओ की आवाज कांप गई और उन्होंने आंसू पोंछ लिए। मैंने सोचा था कि मैं उसे सब कुछ दे सकती हूँ ताकि वह खुश होकर बड़ी हो, लेकिन एक चीज जो मैं उसके लिए नहीं खरीद सकती, वह है पिता का प्यार। उस शाम बाद में ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले छिन-डोंग ने अपना फोन चेक किया और 5 करोड़ के ट्रांसफर की पुष्टि वाला संदेश देखा। उसके दिमाग में कई तरह के विचार दौड़ने लगे। एनेस्थीसिया के बाद वह गहरी नींद में चला गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो अगला दिन दोपहर
हो चुकी थी। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था और शेन जुनियाओ की असिस्टेंट पास में बैठी थी। मिस्टर छिन, आप जाग गए? आपको कैसा लग रहा है? छिन डोंग उठकर बैठ गया और अंगड़ाई ली। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, बस थोड़ा कमजोर हूँ। बच्चा कैसा है? सहायक मुस्कुराया। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी बहुत सफल रही, आप 2 दिन आराम करने के बाद छुट्टी ले सकते हैं। मिस शेन और बच्चा भी ठीक हैं। कुछ दिनों में वे दोनों राजधानी लौटकर रिकवरी करेंगे। ओह, और बाकी के 5 करोड़ भी आपके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। ये अच्छा है। क्या मैं उससे मिलने जा सकता हूँ? छिन डोंग ने राहत की सांस ली। अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल, सहायक ने सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के छिन डोंग जिया बाओ से मिलने के लिए उठ खड़े हुए। किसी कारणवश अब जब वह उसकी पुष्टि की गई बेटी थी, पैसा उसकी मुख्य चिंता नहीं रह गया था। उसके सारे विचार अब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। रक्त संबंध एक अजीब चीज है। एक बार जब छिन डोंग को पता चला कि वह उसकी संतान है तो उसने उसके साथ एक अटूट जुड़ाव महसूस किया। पैसे के बिना भी वह चुपचाप खड़ा होकर उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। जैसे ही वह लिफ्ट के पास पहुंचा, वह अनायास ही 2 जानी पहचानी शक्लों से टकरा गया जो बाहर आ रही थीं। छिन डोंग एकदम ठिठक गया। उसने अपने सामने खड़े दोनों लोगों को घूर कर देखा। वे उसके पूर्व बॉस चेन जी और पूर्व प्रेमिका जियांग शुए थे। अरे छिन डोंग, उन्हें भी उसे देखकर हैरानी हुई। यह देखकर कि वह अभी भी अस्पताल के गाउन में है, चेन जी ने तुरंत जियांग शुए को अपने पास खींच लिया और घमंड से बोला, छिन डोंग, क्या तुम नौकरी खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए अस्पताल पहुंच गए? तुम तो बिल्कुल भी झटका सहन नहीं कर सकते। एक आदमी को जिंदगी के उतार चढ़ाव झेलने आने चाहिए। छिन डोंग ने गहरी सांस ली और गुर्राते हुए कहा, मेरे पास तुम दोनों के लिए वक्त नहीं है, रास्ते से हट जाओ। जियांग शुए ने तिरस्कार से कहा, नौकरी खोने के बाद भी तुम्हारा घमंड कम नहीं हुआ? अच्छा हुआ मैंने तुम्हें तुम्हारे इसी रवैये की वजह से छोड़ दिया, वरना तुम मुझे भी अपने साथ डुबो देते। हाँ, चेन जी ने घमंड से हंसते हुए कहा। छिन डोंग, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अब भी उसके पीछे पड़े हो। तुमने जियांग शुए को इतने सालों तक डेट किया लेकिन उसे छू भी नहीं पाए। चलो तुम्हें एक राज बताता हूँ, वह बिस्तर पर कमाल की है। अफसोस तुमने कभी उसका अनुभव नहीं किया। चेन जी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छिन डोंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह चेन जी पर झपट पड़ा, उसका कॉलर पकड़ लिया। वह पहले पूरी तरह अंधा था, सोचता था कि जियांग शुए बहुत ही शुद्ध और पारंपरिक है, इसीलिए उसने हमेशा उसकी सीमाओं का सम्मान किया। लेकिन अब उसे सच्चाई पता चल गई थी। कचरा, तुम सोचते हो कि मुझे छू सकते हो? चेन जी ने तिरस्कार से हंसते हुए छिन डोंग को धक्का दे दिया। छिन डोंग की हाल ही में सर्जरी हुई थी और उसका शरीर कमजोर था। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया, लगभग गिर ही गया था कि अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ क्या हो रहा है? एक ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। वह शेन जुनिया थी। मिस शेन, मुझे नहीं पता, सहायक ने सिर हिलाया। ओह छिन डोंग, तुम इतनी खूबसूरत महिला से कब मिले? शेन जुनिया को देखकर चेन जी की आंखें चमक उठी। वह सचमुच बेमिसाल थी, जैसे किसी चित्र से निकली कोई सुंदरता, इतनी आकर्षक कि असली लगती ही नहीं थी। वो मेरी पत्नी है। क्या बात है? छिन डोंग के मुंह से अचानक निकल गया। तुम सच में सोचते हो कि मुझे जियांग शुए की परवाह है? उस सस्ती औरत की? अगर तुम्हें चाहिए तो रख लो उसे। ऐसी औरत मेरी पत्नी की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। पत्नी? शेन जुनिया ने भौं उठाई। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अध्याय 3, शेन जुनिया का ठंडा पड़ना। अरे छिन डोंग, नौकरी जाने के बाद भी डींगे मार रहे हो? छिन डोंग के दावे को सुनकर चेन जी हंसी रोक नहीं पाया। उसने कहा, इस खूबसूरत महिला को देखो, उसके पहने हुए हर कपड़े किसी लग्जरी ब्रांड के हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके काबिल हो और तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि ये तुम्हारी पत्नी है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं बिजली न गिर जाए? बिल्कुल सही, अगर मैं तुम्हें डेट करने में अंधा न होता तो अपना वक्त बर्बाद न करता। खुद को देखो, तुम तो जिंदगी भर अकेले ही रहोगे। जियांग शुएडिंग ने मजाक उड़ाते हुए जोड़ा। शेन जुनियाओ की भौहें और अधिक सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में घोषणा की, मैं उसकी पत्नी हूँ और हमारी एक 4 साल की बेटी है। अगर तुमने मेरे आदमी का फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो मुझसे सख्ती की उम्मीद करना। धड़ाम, चेन जी और जियांग शुएडिंग दोनों कांप उठे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि शेन जुनियाओ खुद यह बात स्वीकार कर लेगी, खासकर बच्चे के बारे में। कोई महिला ऐसी बात पर मजाक नहीं करेगी, है ना? आखिरकार क्या उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी? किन डोंग भी उतना ही हैरान था और उसने शेन जुनियाओ की ओर आभार भरी नजर से देखा। कम से कम उसने एक पुरुष के रूप में उसकी गरिमा की रक्षा तो की थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने किन डोंग को 6 महीने तक डेट किया लेकिन कभी किसी बच्चे के बारे में नहीं सुना। जियांग शुएडिंग ने सवाल किया। दीदी, किन डोंग जैसा कोई इंसान तो मेरी नजरों के लायक भी नहीं है। आपकी काबिलियत के हिसाब से आप उसमें दिलचस्पी ले ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। किन डोंग, क्या तुमने उसे अपने लिए एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए हैं? चेन जी ने खुद को संभालते हुए भी इस बात पर यकीन नहीं किया। क्या मैं किसी ऐसी इंसान लगती हूँ जिसे पैसों की जरूरत हो? शेन जुनियाओ ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, हमारी बेटी ऊपर है। हम पहले तलाक ले चुके थे लेकिन बच्चे की खातिर फिर से शादी कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ, इसमें कोई समस्या है क्या? किन डोंग ने भी उसका साथ दिया। जियांग शुएडिंग, शर्त लगाता हूँ तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं शादीशुदा था, है ना? उस वक्त तो मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हारी परवाह की। तुम? जियांग शुएडिंग इतनी गुस्से में थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। चलो डियर, इन हारने वालों के साथ वक्त बर्बाद मत करो, किन डोंग ने कहा और शेन जुनियाओ का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट की ओर ले गया। सहायक ये सब देखकर हैरान रह गया। क्या ये वही शेन जुनियाओ है जिसे मैं जानता हूँ, राजधानी की रानी जो दूसरों के सामने खुद को किसी और की पत्नी मान रही है? यकीन नहीं होता। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, शेन जुनियाओ ने ठंडेपन से अपना हाथ छुड़ा लिया। यह सिर्फ एक बार
के लिए था। दोबारा मुझे अपनी पत्नी मत कहना, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। किन डोंग उसके ठंडे तेवरों से कांप उठा। फिर भी वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसका हाथ कितना मुलायम और चिकना था। धन्यवाद, ये बस एक खास स्थिति थी। पिम बम, वे मेरे पुराने बॉस और एक्स गर्लफ्रेंड हैं, समझाने की जरूरत नहीं। इगू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। किन डोंग चुप रहा। उसे एहसास हो गया कि उसके साथ घुलना मिलना आसान नहीं है। उसमें एक तरह का गर्व और ठंडापन था जिससे वह दूर दूर सी लगती थी। जब वे जिया बाओ के अस्पताल के कमरे में पहुंचे तो उन्हें देखकर वह खुशी से खिल उठी। डैडी, मम्मी, जिया बाओ, अब कैसी हो? किन डोंग तुरंत उसके पास गया और उसके छोटे हाथ को प्यार से थाम लिया। यह देखकर शेन थोड़ा सा भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। पापा, मैं अब बहुत बेहतर हूँ, जिबाओ ने खुशी से जवाब दिया। मम्मी ने कहा है कि जब हम घर जाएंगे तो मुझे अब और इंजेक्शन या दवा की जरूरत नहीं होगी। पापा, मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप मुझे तब मनोरंजन पार्क ले चलेंगे? बिल्कुल, तुम जहाँ भी जाना चाहो, पापा तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। चिन डोंग ने उसके छोटे से चेहरे को सहलाया। उसकी सेहत में सुधार साफ दिख रहा था और यह देखकर कि उसने कितना सहा है, चिन डोंग का दिल दुख उठा। ये बहुत अच्छा है मम्मी, मैं अस्पताल छोड़कर पापा के साथ घर जाना चाहती हूँ। उसने उम्मीद भरी नजरों से शेन जुनियाओ की ओर देखते हुए कहा। जी बाओ, हमें कुछ दिन और निगरानी के लिए रुकना पड़ेगा। शेन जुनियाओ ने नरम स्वर में जवाब दिया। अगर तुम और इंजेक्शन या दवा नहीं चाहती हो तो तुम्हें डॉक्टर की बात माननी होगी। बिल्कुल सही, जिए बाओ, चिन डोंग ने भी कहा। जैसे ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है पापा, क्या आप मेरे साथ रहेंगे? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, उसने प्यार से चिन डोंग का हाथ पकड़ते हुए पूछा। बिल्कुल पापा, यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। अपनी बेटी को इतने प्यार से खुद से लिपटा हुआ महसूस कर चिन डोंग का दिल पिघल गया। शायद यही पिता होने का एहसास है, अपने बच्चे के लिए अपनी सबसे अच्छी चीजें, यहाँ तक कि अपनी जान भी खुशी खुशी दे देना। शेन जुनियाओ खुद को थोड़ा ईर्ष्यालु महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वह सिर्फ अपने पापा को ही क्यों चाहती है, मम्मी को क्यों नहीं? लेकिन वह जे बाओ की खुशी में खलल नहीं डालना चाहती थी, इसलिए चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। इसी बीच चिन डोंग वहीं रुके रहे और जेबाओ के साथ छोटे छोटे खेल खेलते रहे। उनकी हंसी से कमरा गूंज उठा। शेन जुनियाओ के उदास मूड को देखकर सहायक ने उन्हें दिलासा दिया। मिस शेन, यह स्वाभाविक है कि जेबाओ अपने पापा से चिपकी हुई है। आखिरकार वह उन्हें बहुत याद करने के बाद अब मिल रही है। हाँ, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा है कि उसका मनोबल ऊंचा रखना उसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं उसे वैसे ही रहने दूंगी। लेकिन चिन डोंग ने मुझे हैरान कर दिया, सहायक ने आगे कहा। मुझे लगा था कि वह सिर्फ पैसों के लिए सर्जरी के लिए राजी हुआ था, लेकिन जब वह होश में आया तो उसने सबसे पहले पैसों के बारे में नहीं पूछा, उसने जे बाओ की हालत के बारे में पूछा। और ऐसा लगता है कि वह सच में उसकी परवाह करता है। शेन जुनियाओ चुप रही, हालांकि वह भी थोड़ी हैरान थी। अस्पताल में 2 दिन बिताने के बाद चिन डोंग लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब उसे बस अपनी ताकत वापस पाने के लिए आयरन युक्त भोजन खाना था। जेबाओ की तबीयत भी अच्छी तरह से सुधर रही थी, हालांकि उसे कुछ दिन और अस्पताल में रहना था। जिस दिन चिन डोंग अस्पताल लौटा उसने कमरा खाली पाया। हैरान होकर वह नर्स स्टेशन की ओर भागा। मिस्टर चिन, मिस शेन और जेबाओ 1 घंटे पहले ही डिस्चार्ज हो गए, नर्स ने समझाया। क्या? चिन डोंग ने हैरानी से कहा। वो बिना मुझे बताए चले गए? क्या आपको पता है वो कहाँ गए हैं? वो अपने डॉक्टर के साथ गए हैं और लगता है राजधानी लौट रहे हैं, शायद अभी एयरपोर्ट पर होंगे, नर्स ने जवाब दिया। धन्यवाद। चिन डोंग तेजी से बाहर निकला, अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ा और एयरपोर्ट की ओर तेजी से बढ़ गया। शेन जुनियाओ क्या कर रही है? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? एयरपोर्ट में घुसते ही वह बेतहाशा उन्हें ढूंढने लगा। मम्मी, वो डैडी हैं। जेबाओ, जो अब तक उदास थी, ने अचानक वीआईपी लाउंज की कांच की खिड़की से चिन डोंग को देख लिया। वह उत्साहित होकर कांच पर थपथपाने लगी और पुकारने लगी। शेन जुनियाओ ने मुड़कर उसे देखा और भौहें सिकोड़ लीं। वह खड़ी हुई और बोली, जिया बाओ के साथ रहो। इतना कहकर वह और उसकी सहायक बाहर चली गईं। उन्हें देखकर चिन डोंग तेजी से आया और उलाहना भरे स्वर में बोला, शेन जुनियाओ, तुम बिना कुछ कहे क्यों चली गईं? अगर मैं अस्पताल न गया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम जा चुकी हो। क्या तुम्हें बताना जरूरी था? शेन जुनियाओ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम खुद को क्या समझते हो? अध्याय 4, तुम इसके लायक नहीं हो। अब चिन डोंग गुस्से में चिल्लाया, मैं जिया बाओ का पिता हूँ, तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए था। लगता है तुम हालात को समझ नहीं रहे, शेन जुनियाओ ने तिरस्कार से कहा। खून के रिश्ते के अलावा जिया बाओ का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम उसके पिता कहलाने के लायक नहीं हो। हमने पहले एक समझौता किया था, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुमने खून चढ़ाने में सहयोग किया। उस पल के बाद से हम एक दूसरे के कुछ नहीं बचे। मिस्टर चिन, लगता है तुम हमारी व्यवस्था भूल गए हो। चिन डोंग एक पल के लिए निरुत्तर रह गया और वीआईपी कमरे में रोती हुई जिया बाओ की ओर देखने लगा, जो उसे पुकार रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से लाल थीं। वह सिसकते हुए बोली, लेकिन जिया बाओ मेरा अपना खून है। शेन जुनियाओ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम फिर गलत हो।
वह मेरी बेटी है, मुझसे जन्मी, मेरे द्वारा पाली गई। उसे हमेशा से सिर्फ एक ही अभिभावक की जरूरत रही है और वह मैं हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं सोचते तो मैंने कभी तुम्हारे साथ पैसे के लिए सौदा ही नहीं किया होता। तुम छिनडोंग बेचैन हो गया। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि जिया बाओ को अपने पिता की जरूरत है? तुम स्वार्थी हो, शेन जुनियाओ ने जवाब दिया। वह सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ चिपकी हुई है क्योंकि उसने तुम्हें पहली बार देखा है। वह इसकी आदत डाल लेगी। समय के साथ वह तुम्हें भूल जाएगी और समझ जाएगी कि उसका एकमात्र अभिभावक मैं हूँ। शेन जुनियाओ, तुम। छिनडोंग ने दांत भींच ली। शेन जुनियाओ, मैं तुम्हें 1 अरब वापस कर दूंगा, लेकिन जिया बाओ मेरी बेटी है, मैं उसे खो नहीं सकता। मैं यह नहीं कह रहा कि उसे तुमसे छीन लूंगा। मेरी बस एक ही शर्त है कि मुझे जब चाहूं उससे मिलने दिया जाए। जब वह मुझे याद करे तो वह मुझसे मिलने आ सके। शेन जुनियाओ और उसकी सहायक हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पैसे लौटाने को तैयार हो जाएगा और सिर्फ जिया बाओ की परवाह करेगा। उन्होंने उसे कम आंका था, ये सोचकर कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सब 1 अरब युआन के लिए है। क्विंडोंग जैसे किसी व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी रकम शायद जीवन में एक बार मिलने वाला मौका थी, लेकिन जिया बाओ के लिए वह सब कुछ छोड़ने को तैयार था। माफ करना, लेकिन मैं फिर भी सहमत नहीं हो सकती, शेन जुनियाओ ने दृढ़ता से कहा। आओ ऐसे अलग हो जाएं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाएं। हालांकि अब वह उसे एक नए नजरिए से देखने लगी थी, लेकिन शेन जुनियाओ का फैसला अडिग रहा। वह अपनी सावधानी से बनाई गई जिंदगी को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। जब उसने उसे ठंडेपन से दूर जाते देखा तो क्विंडोंग का पूरा शरीर कांप उठा। कांच के उस पार जिया बाओ की आंसुओं से भरी आंखें देखकर उसका दिल ऐसे तड़प उठा जैसे कोई उसे चीर रहा हो। वहीं रुक जाओ शेन जुनियाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत खुदगर्ज हो रही हो? तुम्हें लगता है मैं खुदगर्ज हूँ? मैंने तुम्हें 1 अरब युआन दिए, तुम्हें एक आम इंसान से अमीर बना दिया, न्या ने कहा। अब उसकी जिद से झुंझलाते हुए वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कुछ भी नहीं हो। उसकी ठंडी नजरें तेज और हुक्म चलाने वाली थीं। अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जी सकता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। किनडोंग ने गुस्से में जवाब दिया। ये मत सोचो कि पैसे होने से तुम अजेय हो जाती हो। मैं सब कुछ वापस कर सकता हूँ। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी एक बेटी है। मैं कैसे ऐसे दिखावा कर सकता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं? शेन जुनिया, मैं फिर कह रहा हूँ, जिया बाओ को एक पिता की जरूरत है। तुम्हें क्या हक है कि तुम उससे यह छीन लो? शेन जुनिया चौंक गई, कुछ पल के लिए शब्दों से खाली हो गई। वह सही था। उसे क्या अधिकार था कि वह जिया बाओ को उसके पिता से वंचित कर दे? क्या यह हो सकता है कि वह सच में स्वार्थी बन रही थी? जिया बाओ की ओर देखते हुए जो दिल खोलकर रो रही थी, शेन जुनिया झिझक गई। उसकी बेटी हमेशा उसकी कमजोरी रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने सीधे छिनडोंग की ओर देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो, उसे एक पिता की जरूरत है, लेकिन किसी नाकाम पिता की नहीं। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? छिनडोंग ने कांपती आवाज में पूछा। जिया बाओ मेरी बेटी है और मेरी उत्तराधिकारी भी। वह महानता के लिए बनी है। साफ कहूं तो तुम उसके पिता बनने के लायक नहीं हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। धड़ाम, छिनडोंग का शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसके शब्दों ने उसके दिल को चीर दिया। मुझे पता है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, वह हकलाया, लेकिन कम से कम मुझे एक मौका तो दो। बताओ मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे जिया बाओ की जिंदगी का हिस्सा बनने दो। शेन जुनिया की नजरें सोच में डूब गईं। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मैं तुम्हें 1 साल का समय देती हूँ। अगर तुम उस 1 अरब को 10 अरब में बदल सको तो मैं तुम्हें जिया बाओ को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने दूंगी। 10 अरब? हाँ, तुम्हें मानना जरूरी नहीं है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन अगर तुम नहीं कर सके तो फिर कभी हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। छिनडोंग के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। फिर उसने एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इस शर्त के नियम बदलना चाहता हूँ। 5वां अध्याय, मैं लौट आया हूँ। इसका क्या मतलब है? वह असमंजस में पड़ गई। मुझे सिर्फ 1.5 महीने यानी 45 दिन चाहिए, छिनडोंग ने सिर ऊंचा रखते हुए कहा। अगर मैं असफल हुआ तो मैं कभी तुम्हें या तुम्हारी बेटी को नहीं देखूंगा, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो न सिर्फ मैं जिया बाओ को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करूंगा, बल्कि तुम्हें भी मेरे असली बच्चे की मां बनना होगा और मेरे साथ बिस्तर साझा करना होगा। क्या तुम्हें हिम्मत है? सचिव ने गुस्से में कहा। मिस्टर छिन, आप प्रेसिडेंट शेन का अपमान कर रहे हैं। ये बहुत ही बेहुदा है। शेन जुनिया एक पल के लिए हैरान रह गईं, लेकिन फिर वह हंस पड़ी। यह पहली बार था जब छिनडोंग ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था, जैसे कोई फूल पल भर में खिल उठा हो। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसकी सुंदरता ने उसकी आत्मा को भी मोह लिया। क्या असाधारण महिला है, उसने सोचा। शेन जुनिया का लहजा बदल गया। ठीक है, मंजूर है, मैं तुम्हारी शर्तें स्वीकार करती हूँ। अब मैं जिया बाओ से अलविदा कहना चाहूंगी। तुम नहीं चाहोगे कि वह पूरे रास्ते घर तक रोती रहे, है ना? इतना कहकर छिनडोंग चल पड़ा। वीआईपी कक्ष, सचिव ने घबराते हुए कहा। शेन अध्यक्ष, आप सच में इसके लिए मान गई? आपने तो कहा था कि आपको अपनी जिंदगी में कभी किसी पुरुष की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साफ है, वह तो बस एक मेंढक है जो हंस के पीछे
भाग रहा है और आपका फायदा उठाना चाहता है। शेन जूनिया हल्के से मुस्कुराई। क्या तुमने उसकी जांच नहीं करवाई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह सिर्फ 1.5 महीने में 10 अरब कमा सकता है? ये बात तो सही है, सचिव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह कुछ भी नहीं था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, यह नामुमकिन है। लेकिन अगर मगर नहीं है, शेन जूनिया ने सख्ती से बीच में ही काटते हुए कहा। हमारे लिए पैसे कमाना आसान है, लेकिन उसके जैसे किसी के लिए यह लगभग नामुमकिन है। यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है, कोई भी इसे झुठला नहीं सकता। किन डोंग जैसे ही वीआईपी कक्ष में दाखिल हुआ, जे बाओ दौड़ती हुई उसके पास आई और उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। पापा, क्या आप मुझे फिर से छोड़कर जाने वाले हैं? जे बाओ अच्छी बच्ची बनेगी और आपकी बात मानेगी, मुझे छोड़कर मत जाइए, ठीक है? उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखकर किन डोंग का दिल दर्द से भर उठा। वह झुककर बैठ गया, उसके आंसू पहुंचे और धीरे से बोला, मेरी प्यारी बच्ची, पापा तुम्हें कभी छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम अच्छी बच्ची बनो, मम्मी की बात सुनो और जल्दी ठीक हो जाओ। जब मैं यहाँ अपना काम पूरा कर लूंगा तो तुम्हें लेने आऊंगा और हम दोनों साथ में खेलेंगे। सच में? उसने धीमे और संदेह से भरे स्वर में पूछा। आप मुझे झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? पापा तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलेंगे। चलो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। ठीक है पिंकी प्रॉमिस। उन्हें फ्लाइट में चढ़ते हुए देखने के बाद किन डोंग एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहा और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। पिछले कुछ महीनों से वह बिना किसी उद्देश्य के जी रहा था। बेरोजगारी के कारण खुद को असफल महसूस कर रहा था, लेकिन जे बाओ के आने से उसे एक मकसद और प्रेरणा मिली। जे बाओ, मेरी प्यारी बेटी, मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। शेन जूनिया, मेरा इंतजार करना, मैं राजधानी लौटकर तुम्हें अपना बना लूंगा। देखते हैं तब भी तुम इतनी घमंडी रह पाती हो या नहीं। किन डोंग ने मन ही मन एक मौन संकल्प लिया। बिल्कुल, वह जानता था कि शेन जूनिया ने शर्त सिर्फ इसलिए मानी थी क्योंकि उसे यकीन था कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। वह सही थी। 1 अरब को 10 अरब में बदलना नामुमकिन सा काम लगता था। 1 साल में भी नहीं, 1.5 महीने की तो बात ही छोड़ो। चूंकि हालात ऐसे थे, उसने बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। या तो सब कुछ दांव पर लगाओ या फिर घर जाओ। अगर वह जीत गया तो अपनी पत्नी और बेटी दोनों को पा लेगा। अगर हार गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यह उससे अलग नहीं था जो उसके पास पहले से था। तो अगले कुछ दिनों में उसने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते बाद वह अपनी पुरानी कंपनी लौट आया। इस बार वह सिर ऊंचा करके अंदर गया। छिन डोंग, तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो? रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से पूछा। तुमने तो इस्तीफे की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं, अब वापस क्यों आए हो? दोपहर का खाना था और कई कर्मचारी इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। जब उन्होंने छिन डोंग को देखा तो वे खड़े होकर उसका अभिवादन करने लगे। हालांकि उनमें से कुछ खुद को उसका मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाए। छिन डोंग, बाहर कंपनी के बिना टिक नहीं पाए, है ना? फिर से मिस्टर चेन से नौकरी मांगने आ गए? बेहतर होगा कि हार मान लो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ओह, और वैसे श्वेतिंग अब मिस्टर चेन के साथ है। तुम्हारी पुरानी विभागाध्यक्ष वाली पोस्ट, हाँ अब वो उसी की है। यार, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। चाहे वे सच में उसकी चिंता कर रहे थे या बस उसका मजाक उड़ा रहे थे, किन डोंग ने इसे दिल पर नहीं लिया। वह बस मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ मिस्टर चेन के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया हूँ। बिजनेस के लिए? तुम्हारा क्या मतलब है? किन डोंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें तो निकाल दिया गया था, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हुआंग देहुआ ने तिरस्कार से कहा। बाकी लोग हंस पड़े और अपने मुंह ढक लिए। इसे देखो, इसका दिमाग खराब हो गया है। इसी समय चेनजे और झांग श्वेतांग ऑफिस से बाहर आ गए क्योंकि उन्होंने शोर सुन लिया था। किन डोंग को देखकर वे ठिठक गए, फिर उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। किन डोंग, तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो? किन डोंग उनकी ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर मनोरंजन की झलक थी। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, झांग श्वेतांग ने तिरस्कार से कहा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? ये कंपनी चेनजे की है, उसकी इजाजत के बिना तुम यहाँ सिर्फ एक बाहरी आदमी हो। उसने उपहास करते हुए आगे कहा। अपने आप को देखो, एक बेरोजगार बेकार आदमी, और सोचते हो कि तुम्हारा यहाँ कोई हक है? बिल्कुल सही। किन डोंग, हुआंग देहुआ ने चेनजे को खुश करने के लिए जोड़ा। अगर तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। ओह, तो ये कंपनी तुम्हारी है? किन डोंग ने भौहें उठाकर पूछा। बिल्कुल, चेनजे ने घमंड से जवाब दिया। हमारे पुराने सहकर्मी होने के नाते मैं तुम्हें खुद से जाने के लिए कह रहा हूँ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। फिर मुझे सख्त होने का दोष मत देना। ओह, कोशिश करके देखो, किन डोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? चेनजे ने गुस्से में गाली दी और सिक्योरिटी को बुलाने ही वाला था। तभी कंपनी के बड़े बॉस लिन जीचियांग अंदर आ गए। यह शोर शराबा किस बात का है? लिन साहब, सभी ने आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। चेनजे, जो हमेशा चमचागिरी करता था, मुस्कुराते हुए जल्दी से आगे बढ़ा। लिन साहब, आपने बताया ही नहीं कि आप आ रहे हैं। मैं तो आपके निरीक्षण के लिए अच्छी तरह से स्वागत की तैयारी करता। लिन जीचियांग ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और सभी से मुखातिब हुए। मैं यहाँ निरीक्षण के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन जब आप सब यहाँ हैं तो मैं एक घोषणा करूंगा। लिन साहब, क्या हमारे लिए कोई नया काम है? चेनजे ने उत्सुकता से पूछा। जो भी हो, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, लिन जीचियांग ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने छिन डोंग के कंधे पर हाथ रखा। मैं यहाँ ये घोषणा करने आया हूँ कि आज से यह कंपनी अब ग्रुप की नहीं रही, अब यह कंपनी छिन डोंग की है।
अध्याय 6। मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ। धड़ाम। पूरा कमरा सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना है। सभी लोग अविश्वास से चिन डोंग को घूरने लगे, सोच रहे थे कि शायद उन्होंने गलत सुना है। लिन साहब, आपने क्या कहा? कंपनी का मालिक किन डोंग, चेन जिये ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बिल्कुल सही, लिन जिक्यांग ने सिर हिलाया। निदेशक मंडल ने अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और आज ही सारे कागजात पूरे कर लिए गए हैं। अब से किन डोंग इस कंपनी के मालिक हैं, उसने जोड़ा। जहाँ तक आप सबका सवाल है, समूह में सभी पद पहले ही भर चुके हैं। आप चाहें तो किन डोंग के लिए काम कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं। मुझे और भी काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। किन डोंग, मैं तुम्हारे नए व्यवसाय में तुम्हें बहुत सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद मिस्टर लिन, किन डोंग ने जवाब दिया और उनका हाथ मिलाया। पूरा कमरा हैरान रह गया, सबके शरीर कांप रहे थे। लिन जी चांग के जाने के बाद ही वे धीरे धीरे होश में आए और किन डोंग की ओर ऐसे भावों के साथ मुड़े जैसे उन्होंने कोई कड़वी चीज निगल ली हो। किन डोंग, नहीं, अध्यक्ष किन, कृपया बैठिए। अध्यक्ष किन, आपका स्वागत है। जो भी आपको चाहिए बस बताइए, मैं संभाल लूंगा। अध्यक्ष किन, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? आप अभी अभी बॉस बने हैं तो आपको निश्चित ही एक सचिव की जरूरत होगी। इस भूमिका के लिए मुझे कैसा मानते हैं? उनका रवैया पल भर में बदल गया और वे पूरे जोश के साथ किन डोंग की खुशामद करने लगे। यही जीवन की सच्चाई थी, यही मानव स्वभाव का असली रूप था। जब उसने सबको अपनी खुशामद में लगे देखा तो चेन जे और जांग शुएबिंग कांपते हुए खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंपनी के लिए उपयोगी हैं तो मैं आपको यहीं रखूंगा और प्रमोट भी करूंगा, किन डोंग ने जोर से कहा। लेकिन जो लोग काम चोरी कर रहे हैं उन्हें निकालने में मैं जरा भी नहीं हिचकूंगा। तो तैयार हो जाओ। एचआर मैनेजर फेई पेंग और शिंगवेन, तुरंत मेरे ऑफिस में आओ। यह कहकर वह सीधे सबसे बड़े ऑफिस की ओर बढ़ गया जो पहले चेन जे का था। चेन जे वहीं खड़ा रह गया, उसका चेहरा फड़क रहा था और वह कोई जवाब नहीं दे सका। अब पूरी कंपनी किन डोंग की थी, सिर्फ ऑफिस की बात ही क्या थी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या मैंने अभी अभी किन डोंग को पागल कहा था? मत, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रखेगा। जो लोग पहले चेन जे की चमचागिरी करने के लिए किन डोंग का मजाक उड़ा रहे थे अब घबराने लगे थे। वे चेन जे को गुस्से से घूरने लगे। उनके मन में उसके लिए नाराजगी भरी थी। कमबख्त, ये सब तेरी ही गलती है चेन जे। अगर मेरी नौकरी गई तो मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हें हमारी हानि की भरपाई करनी ही होगी। उन्होंने अपनी सारी झुंझलाहट चेन जे और जांग शुएबिंग पर निकाल दी। ऑफिस में एचआर मैनेजर के अलावा ताओ फेपिंग और गुआन शिंगवेन, जो किन डोंग के 2 पूर्व सहकर्मी थे, इंतजार कर रहे थे। दोनों हमेशा मेहनती कर्मचारी रहे थे और उन्होंने किन डोंग के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया था। अब जब वह जिम्मेदारी संभाल चुके थे तो स्वाभाविक था कि वे उन्हें टीम के मुख्य सदस्य के रूप में रखना चाहते थे। संक्षिप्त चर्चा के बाद उन्होंने कंपनी के अधिकांश स्टाफ, जिसमें मैनेजर और कर्मचारी दोनों शामिल थे, को निकालने का फैसला किया। चेन जे, जाहिर है, सूची में सबसे ऊपर था। मीटिंग खत्म होते ही किन डोंग ने उन्हें तुरंत योजना को लागू करने का निर्देश दिया और जांग शुएबिंग को अपने ऑफिस में बुलाया। अमीर होना कितना अच्छा लगता है, किन डोंग ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए जीत के इस पल का आनंद लेते हुए सोचा। जल्द ही दरवाजे पर दस्तक हुई और जांग शुएबिंग अंदर आए, साफ तौर पर घबराए हुए। क्या बात है, बोलती बंद हो गई क्या? छोटा सा मुस्कान लिए किन डोंग ने टांग पर टांग रखकर पूछा। तुम्हें पहले एचआर से नोटिस मिल गया था, है ना? जांग शुएबिंग ने जबरदस्ती मुस्कान दी। प्रेसिडेंट कंटिन, मुझे निकालने के लिए धन्यवाद कि आपने ऐसा नहीं किया। मुझे हमेशा पता था कि आप पुराने रिश्तों की कद्र करते हैं। पुराने रिश्ते? किन डोंग हल्के से हंसे और एक सिगरेट जलाई। मेरा डायरेक्टर वाला पद छीनकर कैसा लगा? काफी अच्छा लगा होगा, है ना? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह जल्दी से उनके पास आ गई। डोंग, मैंने कभी तुम्हारी जगह लेने की इच्छा नहीं की थी। ये सब चेन जे की चाल थी। वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बना रहा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अच्छा, सच में? किन डोंग ने शरारती अंदाज में कहा। इतना घबराओ मत, मैंने तुमसे वो सब नहीं पूछा। मैंने तो बस चेन जे से सुना है कि तुम अपने काम में बहुत माहिर हो। लगता है तुमने अपनी प्रतिभा छुपा रखी थी और मुझे कभी उसे देखने का मौका ही नहीं मिला। वह पीछे की ओर झुके और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। अब मैं खुद देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए चेन जे तुम्हारी इतनी तारीफ करता है। अध्याय 7, गंदगी से घृणा। जैसे ही किन डोंग ने चालाकी से मुस्कुराहट बिखेरी, जांग शुएबिंग हल्के से कांप गईं और उनके गाल लाल हो गए। सच तो यह है कि वह निदेशक के पद को लेकर बहुत गंभीर थीं। सिर्फ इसलिए कि चेन जे ने उन्हें किन डोंग की नौकरी देने का वादा किया था, उन्होंने उसके बदले अपना शरीर सौंप दिया था। लेकिन अब अचानक किन डोंग मालिक के पद पर आ गए थे। अगर वह कंपनी छोड़ देती तो उसे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। जब तक वह निदेशक का पद बनाए रख सकती थी, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मालिक कौन है। यह सोचकर उसने एक मोहक मुस्कान दी और धीरे धीरे किन डोंग की ओर बढ़ने लगी। अरे डोंग, तुम तो बड़े शरारती हो। हम इतने समय से साथ हैं और मैंने हमेशा तुम्हें मौके दिए हैं। ये तो तुम ही थे जिन्होंने उन्हें नहीं अपनाया। इसमें मेरी क्या गलती है? उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते देख किन डोंग ने हल्की सी मुस्कान दी। हम
लगता है मैंने तुम्हें बहुत ऊंचा समझ लिया था, एक साधारण घास को कमल का फूल समझ बैठा तुम। उसने अपना गुस्सा दबाया और आगे कहा, खैर अब तुम्हारे पास मौका है, क्यों ना इसे पकड़ लो। उसने शर्माते हुए जोड़ा। किन-डोंग अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। लेकिन मुझे तो निष्क्रिय रहना ही पसंद है। तुम बहुत बुरे हो, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतने खराब हो सकते हो, उसने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने आंखें घुमा लीं। फिर वह किन-डोंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसकी बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे इतनी निपुणता से यह करते देख किन-डोंग ने सिर हिलाया और हंस पड़ा। क्या तुम ऑफिस में चेन जेई की भी ऐसे ही सेवा करती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने झुंझलाते हुए जवाब दिया। कुछ खास नहीं, उसने कहा, उसे हल्के से परे धकेलते हुए। मुझे बस थोड़ी सफाई की समस्या है, मुझे गंदी चीजें पसंद नहीं है। तो रहने दो। तुमने अभी क्या कहा? झांग शुइबिंग फट पड़ी। उसकी सारी हिम्मत टूट गई। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मैं बस देखना चाहता था कि तुम दूसरों के सामने कैसे चापलूसी करती हो, अपनी फूहड़ता दिखाती हो, उसने ताना मारा। किन-डोंग, इस पर जोर मत दो। झांग शुइबिंग की आंखें लाल हो गईं और वह चिल्लाई, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कैसे इंसान हो। तुम्हारे पास कंपनी खरीदने के पैसे कभी नहीं हो सकते। जरूर वो अस्पताल वाली औरत ने तुम्हारी मदद की होगी, है ना? क्या तुम भी किसी औरत के सहारे नहीं जी रहे? फिर तुम्हें मुझे जज करने का क्या हक है? तुम सही कह रही हो। किन-डोंग हंस पड़ा। लेकिन कम से कम किसी औरत के सहारे मैं बॉस की कुर्सी तक तो पहुंच गया। और तुम खुद को चेन जिए के हवाले कर आई और आखिर में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। लगता है तुम्हारा जिस्म ज्यादा कीमती नहीं है। झांग शुइबिंग अवाक रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपना चेहरा ढककर कमरे से बाहर भाग गई। बेचारा! किन-डोंग को जरा भी तरस नहीं आया। जब उसे याद आया कि वह कभी झांग शुइबिंग की कितनी सच्ची परवाह करता था तो उसे खुद से घिन होने लगी। उस दिन के अंत तक कंपनी के ज्यादातर कर्मचारी, जिनका नेतृत्व चेन जिए और झांग शुइबिंग कर रहे थे, निकाल दिए गए। चेन जिए शायद शर्मिंदा था, इसलिए वह किन-डोंग का सामना करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया और चुपचाप चला गया। लेकिन किन-डोंग को इन छोटे सोच वाले लोगों के साथ समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास और भी जरूरी काम थे, क्योंकि समय बहुत कम था। शेन जुनियाओं के साथ अपनी शर्त और छोटे जियाबाओ की छवि जो उससे लिपटा हुआ था के बारे में सोचकर किन-डोंग का मन शांत हो गया। जियाबाओ के लिए इस बार मुझे जीतना ही होगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वह शेन जुनियाओ के बारे में ऑनलाइन जानकारी खोजने लगा। यह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी और उसके बारे में जरूर और भी जानकारी उपलब्ध होगी। वाकई शेन जुनियाओ के बारे में हर सोशल प्लेटफॉर्म पर ढेर सारी खबरें और चर्चाएं थीं। शेन जुनियाओ 30 वर्ष की, जुनियाओ कैपिटल की संस्थापक, जिनकी रुचियां कई उद्योगों में फैली हुई हैं और जिनकी कुल संपत्ति 100 अरब युआन से भी अधिक है। उन्हें अरबों की रानी के नाम से जाना जाता था। हाल के वर्षों में उन्होंने ई-कॉमर्स क्षेत्र में कदम रखा और तेजी से इस उद्योग की अग्रणी बन गईं। उनकी कंपनी दर्जनों शीर्ष स्ट्रीमर्स का प्रतिनिधित्व करती थी और 100 से अधिक व्यवसायों को समर्थन देती थी। जैसे जैसे किन-डोंग उनके बारे में और पढ़ता गया, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उनकी सफलता का पैमाना चौंका देने वाला था। मुझे पता था कि वह साधारण नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी ताकतवर होंगी। 30 साल की उम्र में 100 अरब की संपत्ति। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मेरे लिए 1 अरब ऐसे ही फेंक दिया जैसे कुछ भी नहीं। उन्हें कई महिलाओं, खासकर नारीवादियों द्वारा आदर्श के रूप में पूजा जाता था। शेन जुनियाओ ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें किसी पुरुष की जरूरत नहीं है और वह शादी न करने में दृढ़ विश्वास रखती हैं। एक सिंगल मदर के रूप में वह मानती थीं कि बिना पुरुष के जीवन और भी बेहतर है। इस छवि ने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई और कई महिलाएं उनके उदाहरण से भावुक होकर रो पड़ीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनका प्रभाव इतना प्रबल था। उनके पास सच में इसे साबित करने के साधन थे। उनकी कहानी पढ़ने के बाद किन-डोंग अपनी कुर्सी पर ढह गए और बड़बड़ाने लगे, हम दोनों इंसान हैं, फिर भी फर्क इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वह मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी हैं और पहले ही अरबों की संपत्ति की मालकिन है। उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि जियाबाओ की इतनी सफल मां होने पर खुश हो या दुखी, जबकि उसकी अपनी स्थिति की तुलना में बहुत छोटी लग रही थी। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया, अगर मैं यह शर्त जीत गया तो चाहे वह कितनी भी सफल क्यों न हो, उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। अचानक किन-डोंग फिर से जोश से भर गया। अरबों की रानी, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। आने वाले दिनों में किन-डोंग ने ताओ फेइपेंग और गुआन शिंगवेन को कंपनी के सभी घाटे वाले निवेशों को पहले ही बेच देने को कहा और मुनाफे वाले निवेशों से 6 महीने की डिविडेंड राशि निकालकर सारी उपलब्ध पूंजी को एकत्रित किया। क्विन अध्यक्ष, हम 6 महीने की डिविडेंड राशि पहले ही क्यों निकाल रहे हैं? यह बहुत जोखिम भरा है। अगर हम अगले 6 महीनों में कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो शायद हमें जल्दी मुनाफा न मिले। क्या इसका मतलब नहीं होगा कि आधे साल तक कोई आमदनी नहीं होगी? गुआन शिंगवेन ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। मुझे यह पैसा किसी और भी ज्यादा जोखिम भरे काम के लिए चाहिए, किन-डोंग ने साफ साफ जवाब दिया। लेकिन आप दोनों को इसे पूरी तरह गोपनीय रखना होगा। इसका क्या मतलब है? अध्यक्ष आप क्या करने वाले हैं? ताओ फेइपेंग ने जिज्ञासा से पूछा। मुझे 1.5 महीने के भीतर 10 अरब कमाने हैं। इतने कम समय में शेयर बाजार ही एकमात्र विकल्प है। मैं हांगकांग के शेयरों में निवेश करने जा रहा हूं और जैसे ही 10 अरब पूरे होंगे मैं रुक जाऊंगा। क्या?
दोनों आदमी हैरान रह गए। अध्यक्ष किन, ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। अगर आप हार गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे जोखिम का पता है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और अगर सब ठीक रहा तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। किन डोंग ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा। उसे दांव की गंभीरता का पूरी तरह एहसास था। अनिच्छा से दोनों ने सिर हिलाया और उसके आदेशों का पालन किया। अगले कुछ दिनों तक किन डोंग ने हांगकांग शेयर बाजार की प्रवृत्तियों पर बारीकी से नजर रखी। वह हर स्टॉक को देखता रहा और किसी बड़े संस्थान की चाल का अनुसरण करने का मौका तलाशता रहा। उसने हांगकांग शेयर बाजार को चुनने का कारण सीधा था। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट भी चीनी ए शेयर बाजार में कोई बढ़त नहीं बना सके, जो खुदरा निवेशकों को फंसाने के लिए बदनाम था। हांगकांग शेयर बाजार अपनी अधिक लचीली संचालन प्रणाली के साथ उसके लक्ष्य के लिए बेहतर था, हालांकि इसमें जोखिम भी ज्यादा थे। उसे पता था कि उसे बहुत सतर्क रहना होगा। आधे महीने बाद कंपनी ने 4 करोड़ युआन से अधिक जुटा लिए थे, जिससे किन डोंग के पास कुल मिलाकर लगभग 12 करोड़ युआन की पूंजी हो गई थी। ताओ फेपेंग और गुआन शिंगवेन के साथ हफ्तों की सावधानीपूर्वक विश्लेषण और जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने 3 स्टॉक्स चुने और अपनी सारी पूंजी उनमें लगा दी। निवेश वाले दिन तीनों ऑफिस में घबराए हुए बैठे थे, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके हुए। यह चढ़ रहा है, ये ऊपर जाना शुरू हो गया है। ताओ फेपेंग और गुआन शिंगवेन ने उत्साहित होकर आवाज लगाई। जल्दी मत करो, किन डोंग ने कहा, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए। इन संस्थाओं के काम करने का तरीका मुझे पता है। वे स्टॉक को कम से कम 20% तक ऊपर ले जाएंगे। हम 1800% पर बेच देंगे, ताकि किसी चाल में न फंस जाएं। वह बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट कांप रही थी। 10%? ओ अध्यक्ष किन, ये पहले ही 10% ऊपर जा चुका है। ताओ फेपेंग ने उत्साह में चिल्लाया। थामे रहो! किन डोंग की आवाज कांप रही थी। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने इन तीनों शेयरों का अच्छी तरह से अध्ययन किया था और उन्हें पूरा यकीन था कि इनमें संस्थागत पैसा लगा हुआ है। सारी तैयारी के बाद उसे पूरा विश्वास था कि संस्थाएं सिर्फ 10% पर ही संतुष्ट नहीं होंगी। तीनों आदमी स्क्रीन पर गहराई से घूर रहे थे, यहाँ तक कि खाना भी भूल गए थे। जैसे ही बाजार बंद होने के करीब आया, वान शिंगवेन उछलकर खड़ा हो गया। क्विन अध्यक्ष, यह 1800% पर है। क्या हम बेच दें? बिल्कुल, सब कुछ बेच दो। संस्थानों को हमें फंसाने मत दो। क्विन डोंग तुरंत हरकत में आ गया और जल्दी से अपने सारे शेयर बेच दिए। वाह अध्यक्ष क्विन, आप कमाल के हैं। हमने आज 3 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। दोनों आदमी खुशी और रोमांच से चिल्ला उठे। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए क्विन डोंग ने महसूस किया कि तनाव कम हो गया है। हांगकांग बाजार में दामों की कोई सीमा नहीं थी और एक छोटी सी गलती भी पूरी तरह से तबाही ला सकती थी। ठीक है, बाजार बंद हो गया है, चलो कल के शेयरों की समीक्षा करते हैं। आज रात जश्न मनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले 1 महीने तक उन्होंने यही प्रक्रिया दोहराई। हर बार जब भी उन्हें मुनाफा होता, वे उसे अगले शेयर में फिर से निवेश कर देते थे। कई दिनों की बदकिस्मती के बाद अब किस्मत क्विन डोंग के साथ लगती थी। 1 महीने की कड़ी ट्रेडिंग के बाद आखिरकार वे 10 अरब युआन के आंकड़े तक पहुंच गए। क्विन डोंग ने तब रुकने का फैसला किया जब उसने देखा कि वह आगे है। इतने लंबे समय तक उस खामी का फायदा उठाने के बाद जरूर संस्था की नजर उन पर पड़ गई होगी। अब उनके लिए फायदा उठाना मुश्किल हो जाएगा और वे शायद असफल भी हो सकते हैं। इसलिए उसने सीधे अकाउंट बंद कर दिया और कुर्सी पर लेटकर राहत की सांस ली। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। अध्याय 9, तुम्हारे पिता आ गए हैं। क्विन अध्यक्ष, बधाई हो। पिछले 1 महीने से हमने बस शेयर बाजार को ही देखा है। ताओ फापिंग और वान शिंगवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह महीना उनकी जिंदगी का सबसे रोमांचक समय रहा था। क्विन डोंग ने खुद को शांत करने के लिए कुछ पल लिए और उनसे कहा, इस दौरान जानकारी और डेटा इकट्ठा करने में तुम दोनों ने कड़ी मेहनत की है। मैंने तुम्हारे खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब अच्छा आराम करो और जश्न मनाओ। साथ ही कंपनी के संचालन अब सामान्य हो जाएंगे। मैं राजधानी जा रहा हूँ, अब कंपनी तुम्हारे हवाले है। ये सुनकर दोनों ने आभार व्यक्त किया। धन्यवाद अध्यक्ष क्विन। आप राजधानी में कितने दिन रहेंगे? अभी तय नहीं है, जरूरत पड़ी तो मैं संपर्क करूंगा। इतना कहकर क्विन डोंग खुशी खुशी वहां से निकल गए। सिर्फ 1 महीने पहले वह एक बेरोजगार मोटरसाइकिल चालक थे जो किसी तरह गुजारा कर रहे थे। अब वह 10 अरब की संपत्ति के मालिक बन चुके थे। ये उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि उसने राजधानी की रानी चेन जुनियाओं के बारे में सोचा, जिनके पास 100 अरब की संपत्ति थी, और उसे अपनी स्थिति में बड़ा फर्क महसूस हुआ। मुझे ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, पहले मुझे राजधानी पहुंचकर उसे हराना होगा। क्विन डोंग जानता था कि एक बार उसके पास चेन जुनियाओं आ गई तो वह जियाबाओ से फिर मिल सकेगा और 3 लोगों का परिवार बन जाएगा। उसी समय एक बिजनेस कार उसके सामने आकर रुकी और चेनजे 5-6 हट्टे कट्टे आदमियों के साथ बाहर निकला। क्विन डोंग, आज मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। चेनजे हाल ही में कई नौकरी के इंटरव्यू में असफल हो चुका था। क्विन डोंग की वजह से सब कुछ खो देने के बाद वह गुस्से से भरा हुआ था। क्विन डोंग ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? बे ने दांत भींच लिए। चाहे अब तुम बॉस हो, मैं फिर भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ओह भाइयों, आप से पीटो। चेनजे और उसके 6 आदमी छिन डोंग पर टूट पड़े। उसे लात मारते हुए बेरहमी से पीटने लगे। संख्या में दबकर छिन डोंग जल्दी ही जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे से खून बहता हुआ उसकी गर्दन में लटके जेड के लॉकेट पर टपकने लगा। आह,
जेड का लॉकेट साफ तौर पर कई किरणों के साथ चमक उठा। छिन्न डोंग दर्द से कराह उठा, लेकिन फिर उसने अपने भीतर जबरदस्त ताकत का एक उफान महसूस किया। वह दर्द के बावजूद जमीन से उठ खड़ा हुआ। चेंजे और उसके आदमी कई मीटर दूर जा गिरे। जमीन पर पड़े हुए अविश्वास से छिन्न डोंग को घूरने लगे। इस लड़के को क्या हो गया? इतनी पिटाई के बाद भी इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई? कमाल है दोस्तों, ये हार मानने वाला नहीं है। इसे तब तक पीटो जब तक मर न जाए। चेंजे गुस्से से तिलमिलाकर फिर से झपटा। छिन्न डोंग की आंखें खून से लाल थीं। उसने जबरदस्त पलटवार करते हुए चेंजे के चेहरे पर घूंसा मारा। धड़ाम! उस घूंसे से चेंजे 3 मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर ढेर हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वह बेहोश हो गया। यह देख रहे हट्टे कट्टे आदमी वहीं रुक गए, डर के मारे कांपने लगे। एक ही घूंसे में ये हाल कर दिया? ये तो डरावना है। वो तो जैसे कोई और ही इंसान बन गया है। छोड़ो, चेंजे को अस्पताल ले चलते हैं। हमें अभी पैसे भी नहीं मिले हैं, इसे मरने मत दो। वे आपस में घबराए हुए नजरें बदलने लगे। फिर बेहोश चेंजे को उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर चले गए। छिन्न डोंग, जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने दुखते सिर को पकड़ लिया। कितना समय बीत गया पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे वह संभला और अपनी आंखें खोली। ये क्या हो रहा है? उसे अचानक अपने भीतर कोई शक्तिशाली ऊर्जा बहती हुई महसूस हुई। अब उसके दिमाग में कई तकनीकी किताबें भर गई थीं। वुजिगोंग विधि, वुजिजियान विधि और पवित्र औषधि अल्केमी तकनीक। यह छिन्न डोंग हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब चीजें अचानक उसके दिमाग में कैसे आ गईं। क्या यह वही प्रसिद्ध विरासत तकनीक थी? उसने इधर उधर देखा और फिर पास के एक क्लिनिक में जाकर अपनी चोटों का इलाज करवाया। उसने देखा कि उसकी छाती पर लटक रहा जेड का लॉकेट अपनी मूल हल्की नीली रंगत से गहरे काले रंग में बदल गया था। ये क्यों हो रहा है? क्या इसका संबंध इस जेड लॉकेट से है? उसे याद आया कि उसके पिता ने कहा था कि यह जेड लॉकेट एक पारिवारिक विरासत है जो हान राजवंश से चली आ रही है। कहा गया था कि यह पहनने वाले की रक्षा करता है, इसी वजह से वह इसे जन्म से ही पहने हुए था। क्लिनिक से निकलने के बाद वह जल्दी जल्दी घर की ओर भागा, ये जानने के लिए उत्सुक कि आखिर हुआ क्या है। उसने उत्सुकता से किताबें पढ़ीं और तकनीकों का अभ्यास किया। इतना डूब गया कि समय का पता ही नहीं चला। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो 3 दिन बीत चुके थे। उसने अपने हाथ उठाए और अपने दांतियन में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह और सुखद गर्माहट महसूस की। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले कभी न देखी गई अवस्था में परिष्कृत हो गया हो। यह अविश्वसनीय है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे परिवार में इतने शक्तिशाली पूर्वज थे जिन्होंने अपनी विरासत इस जेड लॉकेट में छुपा दी थी। छिन्न डोंग उत्साहित होकर खड़ा हो गया। इन नई क्षमताओं के साथ वह अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। जब उसने अपना फोन चेक किया तो तारीख देखकर वह हैरान रह गया। आज तो पहले ही 18 तारीख हो चुकी थी। ओह नहीं, अगर मैं जल्दी ही राजधानी पहुंचूंगा, मैं समय सीमा चूक जाऊंगा। उसने जल्दी से नहाया, कपड़े बदले और एक फ्लाइट बुक की। दोपहर 3 बजे तक वह राजधानी जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया और मुस्कुराते हुए आसमान में बादलों को देखने लगा। जिया बाओ, तुम्हारे पापा आ गए हैं। अब मैं 10 अरब के साथ एक ताकतवर आदमी हूँ। देखते हैं अब तुम्हारी माँ मुझे नाकामयाब कहने की हिम्मत करती है या नहीं। आत्मविश्वास से भरे हुए छिन्न डोंग ने सोचना शुरू किया कि शेन झुनिया अपना वादा कैसे निभाएगी और उसके साथ बिस्तर साझा करेगी। उसने उसकी परफेक्ट, आकर्षक काया, परी जैसी सुंदरता और नाजुक गोरी त्वचा की कल्पना की। अचानक उसकी नाक गर्म महसूस होने लगी और उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। अध्याय 10। मेरी पत्नी है शेन झुनिया। शाम को छिन्न डोंग राजधानी के हवाई अड्डे पर पहुंचा। शेन झुनिया द्वारा दिए गए पते के साथ वह सीधे टैक्सी लेकर वहां पहुंच गया। जब उसने राजधानी के चहल पहल भरे रात के नजारे देखे तो वहां की सड़कें दक्षिणी शहर की तुलना में कहीं अधिक जीवंत थीं। युवक, क्या तुम बाहर से काम के लिए आए हो? ड्राइवर ने मजाक किया। इतनी कम उम्र में तुम छिंगशान जिले में रह सकते हो, तुम्हारे पास जरूर कोई हुनर होगा। ड्राइवर, मैं यहाँ अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने आया हूँ, छिन्न डोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ड्राइवर से हल्की फुल्की बातचीत करते हुए वे मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन जब वह उम्मीद के साथ डोरबेल बजाता है तो एक बुजुर्ग महिला दरवाजा खोलती है और उसे डांट देती है। छिन्न डोंग को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। शेन झुनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा पता देने की? गुस्से में भरा छिन्न डोंग वहां से निकल पड़ा, लेकिन खुद को एक विला इलाके में पाया जहां कोई टैक्सी उपलब्ध नहीं थी। काफी कोशिश करने के बाद भी किसी ने उसकी राइड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की। ठीक है, तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता, बस इंतजार करो, मैं इसका हिसाब बराबर कर दूंगा। छिन्न डोंग ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए गहरी सांस ली। शेन झुनिया राजधानी में एक मशहूर शख्सियत थी, इसलिए उसे ढूंढना संभव होना चाहिए। लेकिन न तो कोई दोस्त या परिवार पास में था और न ही टैक्सी मिल रही थी। ऊपर से भूख भी लगी थी, तो यह वाकई बहुत झुंझलाने वाली बात थी। जैसे ही वह चल रहा था उसने अचानक देखा कि कुछ कारें सड़क के बीच में रुकी हुई हैं और कई काले कपड़ों में लोग एक अधेड़ उम्र के आदमी पर हमला कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है क्या? छिन्न डोंग ने अपनी चाल धीमी कर ली और अपने बैग के साथ उस हंगामे को देखने लगा। बूम! काले कपड़ों में से एक लंबा आदमी फुर्ती से उछला और बूढ़े आदमी के सीने पर लात मार दी। वह बूढ़ा आदमी एक कार से टकरा गया और उसके मुंह से खून बहने लगा।
दादाजी अब क्या करें? स्टुअर्ट लू उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कार के अंदर एक और बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी उम्र करीब 60 साल थी और एक युवती थी जिसकी उम्र करीब 20 साल थी। ये लोग तियानशा से हैं। ये मुश्किल हो गया है। लिन तियानशियोंग के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। अगर मरना नहीं चाहते तो सामान सौंप दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तियानशा जिसे भी चाहता है उसे वह जरूर हासिल करता है, तीखी नजरों वाले काले कपड़ों में आदमी ने कहा और स्टुअर्ट लू को घूरने लगा। तभी पास से एक आवाज आई जिससे स्टुअर्ट लू का चेहरा पीला पड़ गया। क्या राजधानी के लोग इतने बदतमीज होते हैं? कई आदमी मिलकर एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हैं। यह देखना वाकई मुश्किल है। यह सुनकर सबने मुड़कर देखा। काले कपड़ों में लोग भौहें चढ़ाकर देखने लगे कि किन डोंग, जो अब भी अपना बैग लिए हुए था, एक राहगीर जैसा लग रहा था। अगर मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ, काले कपड़ों में से एक आदमी ने कहा। इतने आक्रामक? किन डोंग ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने कहा, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक समूह लोग एक बूढ़े आदमी को तंग कर रहे हैं। क्या तुम्हें तमीज नहीं है? लू प्रबंधक ने उस युवक की ओर उलझन और उम्मीद के मिले जुले भाव से देखा। हालांकि इस युवक की मंशा अच्छी थी। क्या उसे यह एहसास नहीं था कि सामने वाले लोग साधारण लोग नहीं हैं? क्या वह सोचता था कि वे सिर्फ गुंडे हैं? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? काले कपड़ों वाले आदमी ने अधीरता से पूछा। मैं क्यों मरूंगा? किन डोंग ने जवाब दिया। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। काले कपड़ों वाला आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। एक कदम आगे बढ़ा और किन डोंग के सिर पर मुक्का मारा। धड़ाम! किन डोंग ने एक तरफ हटकर पलटवार किया और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा जो काले कपड़ों वाले आदमी को जोर से लगा। उफ! काले कपड़ों वाला आदमी दर्द से कराह उठा, 5 मीटर दूर जा गिरा और खून उगलने लगा। तुम! सभी लोग हैरानी से किन डोंग को घूरने लगे, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ब्लैक बियर तियानशिया का शीर्ष योद्धा है और इस लड़के ने उसे सिर्फ एक मुक्के में बुरी तरह घायल कर दिया। तुम कौन हो? तुम्हारी ताकत तो डरावनी है। ब्लैक बियर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और किन डोंग को घूरने लगा। मैं तो बस एक नेक इरादों वाला राहगीर हूँ। किन डोंग ने हाथ हिलाया। मैंने अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई थी। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। दफा हो जाओ। तुम! ब्लैक बियर गुस्से से तिलमिला उठा और लगभग फिर से खून उगल ही देता। लेकिन जब उसे समझ आ गया कि किन डोंग की ताकत उसकी समझ से बाहर है तो वह सिर्फ दांत भींचकर अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। लड़के, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जाते जाते उसने धमकी दी। सर, आप ठीक हैं? किन डोंग ने इस बात को दिल पर नहीं लिया और स्टुअर्ट लू की चोटों की जांच करने चला गया। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी चोट है, स्टुअर्ट लू ने कृतज्ञता से कहा। वाह हैंडसम, आप तो कमाल के हैं। लिन तियानशियांग और लिन केयरसन कार से बाहर आए, जिनमें से लिन केयरसन आश्चर्य से किन डोंग को घूरने लगा। किन डोंग एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कार में कोई होगा। वह झेंपते हुए हंसा और बोला, कुछ खास नहीं था, बस मदद कर रहा था। चूंकि सब ठीक है तो अब मुझे चलना चाहिए। वह मुड़कर जाने लगा। अरे नौजवान, रुको! लिन तियानशियांग ने जल्दी से आवाज लगाई। आपने हमें बचाया है। हम आपके बहुत आरणी हैं। कृपया अपना नाम बताइए ताकि हम भविष्य में आपका एहसान चुका सकें। इतना औपचारिक मत बनिए, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी, किन डोंग ने जवाब दिया। लेकिन आपकी छोटी सी मदद ने हमारे लिए एक बड़ी समस्या हल कर दी। लिन तियानशियांग ने आमंत्रित करते हुए कहा, मेरा घर यहीं पास में है। अगर आपको सुविधा हो तो जाने से पहले कृपया एक बार भोजन के लिए रुकिए। भोजन का निमंत्रण सुनकर किन डोंग थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि पूरे दिन की उड़ान के बाद बिना खाए वे बेहद भूखे थे। भाई, इनके साथ ही चले जाओ। तुम चल भी नहीं सकते और टैक्सी भी नहीं मिल रही। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लिन केयरसन ने सुझाव दिया। ठीक है फिर, धन्यवाद। अब हिचकिचाने का कोई कारण नहीं था। किन डोंग ने सहमति जताई। वे उनकी कार में बैठ गए और वापस छिंगशेन विला क्षेत्र पहुंच गए। कृपया अपने घर जैसा महसूस करें, लिन तियानशियांग ने गर्मजोशी से कहा जब वे एक भव्य हवेली में दाखिल हुए। लिन केयरसन ने नौकरों को भोजन तैयार करने का आदेश दिया और किन डोंग के लिए चाय बनाई। युवक, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लिन तियानशियांग ने उन्हें ध्यान से देखते हुए पूछा। क्या आप बाहर से आए हुए लगते हैं? जी हाँ सर, मेरा नाम किन डोंग है, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। ये मेरी पहली बार है राजधानी में आना। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने आया हूँ, लेकिन लगता है मुझे गलत पता दिया गया था, है ना? आपकी पत्नी और बच्चा? लिन केक्सिन ने हैरानी से पूछा। इतनी कम उम्र में ही आपकी शादी हो गई? हाँ, ये लंबी कहानी है। वैसे भी मेरा बच्चा अब 4 साल का हो चुका है, किन डोंग ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। 4 साल का? आपने तो बहुत जल्दी परिवार बसा लिया, उसने जिज्ञासा से कहा। लेकिन आप काबिल हैं। आपने उस बड़े आदमी को एक ही मुक्के में बुरी तरह घायल कर दिया। हाँ, सच में आप जैसी ताकत वाले लोग कम ही देखने को मिलते हैं। आपने किस स्कूल से प्रशिक्षण लिया है? लिन तियानशियांग ने पूछा। ये हमारे परिवार की परंपरा है। मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा हूँ, किन डोंग ने अस्पष्ट रूप से समझाया। यह झूठ नहीं था, ये तकनीकें सच में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। जल्द ही नौकरों ने खाना तैयार कर दिया। कुछ बातचीत और एक दूसरे को बेहतर जानने के बाद लिन तियानशियांग और स्टुअर्ट लू ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि किन डोंग झूठ नहीं बोल रहा था। वह एक मासूम युवक जैसा लग रहा था जिसमें किसी भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के कोई संकेत नहीं थे। इस साफ सुथरे बैकग्राउंड को देखकर लिन तियानशियांग उनसे दोस्ती करने के इच्छुक हो गए और
बोले, किन डोंग, क्योंकि तुम अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ रह सकते हैं? अगर तुम उनके नाम बता सको तो शायद मैं तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद कर सकूं। किन डोंग एक पल के लिए झिझके, यह देखते हुए कि यह परिवार इतनी आलीशान विला में रहता है वे शायद साधारण लोग नहीं थे। उन्होंने जवाब दिया, मेरी पत्नी का नाम शिन जुनियाओ है, क्या आपने उनके बारे में सुना है? ओके सर। लिन कैक्सन, जिन्होंने अभी अभी अपना ड्रिंक पिया था, अचानक उसे बाहर उगल बैठी और जोर जोर से खांसने लगी। वह हैरानी से किन डोंग को घूरने लगी। आपकी पत्नी शिन जुनियाओ है? वही जिन्हें राजधानी की रानी कहा जाता है? हाँ वही हैं। मिस लिन, क्या आप उन्हें जानती हैं? किन डोंग ने हैरानी से पूछा। अध्याय 11। वह तो घर पर होनी चाहिए, क्या आपको यकीन है कि आप गलती नहीं कर रहे हैं? लिन कैक्सन ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। भाई, हालांकि मैं शिन जुनियाओ से कई बार मिल चुकी हूँ, लेकिन मैं उनसे ज्यादा परिचित नहीं हूँ। राजधानी में ज्यादातर लोग जानते हैं कि वह एक सिंगल मदर हैं। वह आपकी पत्नी कैसे हो सकती हैं? अगर उसने अपनी आंखों से किन डोंग को काले कपड़ों वाले आदमी को हराते और उन्हें बचाते नहीं देखा होता तो लिन कैक्सन निश्चित रूप से सोचती कि वह पागल है। शिन जुनियाओ कौन है? राजधानी की रानी। कितने अमीर और ताकतवर लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं लेकिन उसे पा नहीं सकते, और वह सार्वजनिक रूप से एक से अधिक बार कह चुकी है कि वह एक सिंगल मदर है और इस जीवन में शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती। तो उसके पास पति कैसे हो सकता है? मैं अपनी पत्नी के बारे में कैसे गलत हो सकता हूँ? किन डोंग ने जवाब दिया, मैं ही उस बच्चे का पिता हूँ मिस लिन, तो कृपया मुझे उनके पास ले चलिए। लिन कैक्सन को अब भी यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था और वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लिन त्यांशियांग ने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई बात नहीं कैक्सन, तो फिर किन डोंग को उसकी पत्नी और बच्चे के पास ले जाओ। अच्छा, उसे मानना ही पड़ा। अच्छा खाना खाने के बाद लिन त्यांशियांग को अब किन डोंग पर कोई शक नहीं रहा। मैंने पैसों के लिए स्पर्म डोनेट किया था और 5 साल बाद एक अरबपति सुंदर महिला कहती है कि मैं उसके बच्चे का पिता हूँ। 5 साल पहले ग्रेजुएशन के तुरंत बाद किन डोंग ने एक अस्पताल में 3000 युआन के लिए प्रीमियम स्पर्म सैंपल दिया था। 5 साल बाद राजधानी की अरबपति रानी शेन जुनियाओ अपनी 4 साल की बेटी के साथ किन डोंग के सामने आ जाती है। प्यारी, ये तुम्हारे असली पापा हैं। अध्याय 1। वह तुम्हारे पिता हैं। क्या जियाबाओ की हालत फिर से बिगड़ गई है? क्या तुमने उसके पिता को ढूंढ लिया है? राजधानी में शेन जुनियाओ ने चिंता भरी नजरों से अपनी असिस्टेंट की ओर देखा। अगर वे जल्दी ही अपनी बेटी के जैविक पिता को नहीं ढूंढ पाईं, तो उसकी हालत बिगड़कर ल्यूकेमिया में बदल सकती है, जो शेन जुनियाओ के लिए सहन करने के लिए बहुत बड़ा बोझ होगा। राजधानी की रानी के नाम से मशहूर इस महिला के सामने सेक्रेटरी ने घबराते हुए जवाब दिया, प्रेसिडेंट शेन, हमें एक ऐसा आदमी मिला है जिसकी जानकारी मेल खाती है। वह साउथ सिटी में रहता है और उसका नाम किन डोंग है। किन डोंग? शेन जुनियाओ खड़ी हो गई और बोली, मेरे लिए तुरंत साउथ सिटी की फ्लाइट बुक करो, मुझे कल ही उससे मिलना है। दक्षिण शहर। अरे सुनो, खूबसूरत लिफ्ट चाहिए? पैदल चलना कितना थका देने वाला है ना? मेरी बाइक देखो, 360 डिग्री पैनोरामिक सनरूफ, लेदर सीट्स, हवा खाने का सबसे बढ़िया तरीका। किन डोंग अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ एक गुजरती लड़की को खुशी खुशी आवाज लगाता है। उफ, कितना घटिया आदमी है। लड़की ने उसे हिकारत भरी नजर से देखा और आगे खड़ी पोर्शे में बैठ गई। यार, पैसे कमाना तो मिट्टी खाने जितना मुश्किल है। टैक्सी बाइक का धंधा हर दिन और कठिन होता जा रहा है। किन डोंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा और भी ज्यादा हताश महसूस करने लगा। अभी पिछले महीने तक वह एक फाइनेंस कंपनी का डायरेक्टर था, हर महीने 5 अंकों की कमाई करता था और उसकी एक खूबसूरत और हॉट गर्लफ्रेंड थी। एक गरीब परिवार से आने वाले आदमी के लिए यह जीवन की छोटी जैसा महसूस होता था, लेकिन उसकी किस्मत तब पलट गई जब वह एक प्रोजेक्ट में फेल हो गया और 10 मिलियन युआन से ज्यादा गंवा बैठा। वह बलि का बकरा बना दिया गया और उसे बाहर निकाल दिया गया। हालात और भी खराब तब हो गए जब पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही उसके बॉस के साथ चुपचाप संबंध बना रही थी और उनका ब्रेकअप भी बहुत बुरा हुआ था। अगर ये हालात न होते और उसकी एक्स और बॉस ने उसके बारे में बुरी बातें न फैलाई होती तो उसे अपनी इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट न किया जाता और वह आजीविका के लिए बाइक चलाने को मजबूर न होता। बस मेरी ही किस्मत खराब है, मैंने कौन से भगवान को नाराज कर दिया। किन डोंग बड़बड़ाता हुआ अपने किराए के कमरे की ओर लौट गया। जैसे ही वह अपनी मोटरसाइकिल से उतरा, उसने पास में एक रोल्स रॉयस खड़ी देखी, जिससे उसके कदम वहीं रुक गए। इतनी महंगी कार इस जर्जर जगह पर क्यों खड़ी है? उसी वक्त काले सूट पहने 2 बॉडीगार्ड और एक लंबी टांगों वाली महिला सचिव कार से बाहर निकले और आदर पूर्वक पीछे का दरवाजा खोला। एक महिला जो बेहद आकर्षक और ग्लैमरस कपड़ों में थी धीरे धीरे बाहर निकली। उसके हाई हील्स सबसे पहले जमीन पर पड़े। उसने काले रंग का चश्मा पहन रखा था। उसकी लंबाई 1.7 मीटर थी। बेटी बिल्कुल अपने पिता पर गई है। बिल्कुल सही, चिन डोंग ने हैरानी से कहा। क्या आप मुझसे मिलना चाहती हैं? 5 साल पहले आपने 9वें अस्पताल
अस्पताल में शुक्राणु दान किया था, है ना? उसने सीधे पूछा। कैसे? आपको यह कैसे पता चला? आप कौन हैं? छिन डोंग स्तब्ध रह गया। उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी क्योंकि यह कोई गर्व करने वाली बात नहीं थी। कॉलेज से अभी अभी निकले हुए और किराए के पैसे तक न होने पर उसने एक अस्पताल का फ्लायर देखा जिसमें शुक्राणु दान के लिए मुआवजे का वादा किया गया था। उस समय उसके नमूने की गुणवत्ता और सक्रियता बहुत उच्च पाई गई थी जिससे उसे सबसे अधिक मुआवजा मिला, पूरे 3000 युआन। चाहे मैं मानना न भी चाहूँ वह, लेकिन आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे मैं ढूंढ रही थी। कृपया मेरे साथ चलिए, शेन जुनियाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रुकिए, मुझे आपके साथ क्यों जाना चाहिए? उसने सतर्कता से पूछा। आखिर आप हैं कौन? उसके सवाल पूरा करने से पहले ही सचिव ने उसे 10,000 युआन नकद थमा दिए। किन साहब, चिंता मत कीजिए, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हमें बस आपको अपने साथ ले जाना है। यह सिर्फ आपके यात्रा खर्च के लिए है। यात्रा खर्च? किन डोंग हैरान रह गया। ये पूरी रकम मेरे लिए है? हाँ ठीक है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। किन डोंग ने पैसे लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। डरने की आखिर जरूरत ही क्या थी? आखिरकार वह एक महिला ही तो थी। आधे घंटे बाद वे एक निजी अस्पताल के स्वीट में पहुंचे। किन डोंग उनके पीछे पीछे चलता रहा, शेन जुनियाओ पर नजर रखते हुए। वह वित्तीय क्षेत्र में अमीर लोगों से मिल चुका था, लेकिन उसने कभी किसी में इतनी जबरदस्त मौजूदगी महसूस नहीं की थी। उसके भीतर जो शाही आभा थी वह पूरी तरह स्वाभाविक लगती थी। ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई दिखावा कर सके। हम अस्पताल क्यों आए हैं? कहीं वह मुझसे जबरदस्ती किडनी तो नहीं बिकवाने वाली? ये सोचकर किन डोंग बेचैन हो गया, लेकिन उसके पीछे खड़े 2 बॉडीगार्ड्स के कारण वह भागने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, एक डॉक्टर ने अभी अभी जांच पूरी की थी। मिस शेन, आपकी बेटी की हालत स्थिर है, लेकिन उसे जल्द ही सर्जरी की जरूरत है। वह अब होश में है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिए, डॉक्टर ने समझाया। धन्यवाद डॉक्टर, शेन जुनियाओ ने सिर हिलाया। मम्मी, हम कहाँ हैं? बिस्तर से एक कमजोर आवाज आई, जहाँ एक पीली सी 4 साल की बच्ची लेटी थी। शेन जुनियाओ का व्यवहार पूरी तरह से नरम पड़ गया जब उन्होंने प्यार से अपनी बेटी के गाल को सहलाया। जियाबाओ, तुम हमेशा अपने पापा से मिलना चाहती थी, है ना? मम्मी उन्हें यहाँ ले आई है। इस बार हम तुम्हारी बीमारी ठीक कर देंगे और उसके बाद न सुई लगेगी न दवा लेनी पड़ेगी। सच में? पापा कहाँ हैं? लड़की की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उसने चारों ओर देखा और आखिरकार उसकी नजर छिन डोंग पर टिक गई। जब उनकी नजरें मिली तो छिन डोंग एकदम ठिठक गया। उसे एक अजीब सी जानी पहचानी भावना महसूस हुई। मम्मी, क्या ये मेरे पापा हैं? लड़की ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, ये तुम्हारे पापा हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपनी बेटी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आप यूं ही बातें नहीं बना सकते। उसने सुना था कुछ लोग खोए बेटों का दावा करते हैं, लेकिन पहली बार उसने किसी को अजनबी पिता का दावा करते देखा। शेन जुनियाओ ने उसे घूरा। उसकी आवाज ठंडी थी। लेकिन आप ही उसके जैविक पिता हैं। ध्यान से देखिए, क्या आपको और जियाबाओ में समानता नहीं दिखती? छिन डोंग झिझके और फिर से उस छोटी लड़की को देखा। वाकई उसकी शक्ल सूरत उससे काफी मिलती जुलती थी, जिससे वह अजीब सी अपनापन की भावना भी समझ में आ गई। बहुत से लोग एक जैसे दिखते हैं, इससे कुछ साबित नहीं होता। और फिर ये पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। आंजा, मैं उसकी पिता कैसे हो सकता हूँ? यह सुनकर शेन जुनियाओ का चेहरा और भी गहरा हो गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सच में आप इसके लायक नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? छिन डोंग ने झुंझलाकर कहा। खुद को अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन फिर जब उसने सोचा कि उसने उसे सिर्फ यात्रा के लिए 10,000 युआन दे दिए थे, वह जरूर बेहद अमीर होगी और शायद वह सच में उसके लायक नहीं था। अब आप जा सकते हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। सचिव ने तुरंत छिन डोंग को बगल के एक खाली कमरे में पहुंचा दिया। अपनी बेटी को सांत्वना देने के बाद शेन जुनियाओ वापस आई। उसके हाथ में कुछ बालों की लटें थीं। 5 साल पहले मैंने अस्पताल में IVF करवाया था और जियाबाओ को जन्म दिया। उस समय तुम्हारा सैंपल सबसे अच्छा था जो उनके पास था, लेकिन 1 साल पहले जियाबाओ को एक गंभीर बीमारी का पता चला और अब उसे सर्जरी की जरूरत है। अगर यह बीमारी ल्यूकेमिया में बदल गई तो वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। उसने सब कुछ शांत और संक्षिप्त तरीके से समझाया। उसकी नजरें कभी भी छिन डोंग से नहीं हटी। छिन डोंग एक बार फिर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने सच में पैसों के लिए शुक्राणु दान किया था। रुको, क्या तुम उसकी बीमारी के लिए मुझे दोष दे रही हो? यह असंभव है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। क्यों ना यह मानो कि समस्या तुम्हारी भी हो सकती है। क्या यह वाकई तुम्हारी चिंता है? शेन जुनियाओ ने भौहें उठाई। ठीक है, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो?